Okay, जी, so the topic that we have to cover up today is partnership. सबसे पहले तो हम समझते हैं पार्टनरशिप होती क्या है, एंड देन वील मूव ऑन टू डिस्कसिंग द न्यू डेफिनेशंस जो कि इस टॉपिक के अंदर आती हैं, जो हमने पहले नहीं करी हुई। एंड देन वील मूव ऑन टू सी कि भाई किस तरीके से इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सारी चीजें प्रिपेयर करी जाती है। तो पार्टनरशिप एज द वर्ड सजेस्ट, अच्छा देखें, मैंने आपको बताया था फ्रॉम डे वन हमारी डिस्कशन हो रही है कि देखें बेसिक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉर एनी बिजनेस वुड रिमेन सेम। ट्रांजेक्शन होगी, डबल एंट्री होगी, टी अकाउंट्स बनेंगे, आफ्टरवर्ड्स वील हैव अ ट्रायल बैलेंस जिसके थ्रू हम इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी बनाएंगे। लेकिन हमने उसके साथ साथ ये बात भी जरूर डिस्कस करी थी कि भाई बिजनेस की टाइप्स डिफरेंट होती जाएंगी। सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस दैट वी हैव कवर्ड अप इज सोल ट्रेडर, कि अकेला बंदा है, सब कुछ वही मैनेज कर रहा है, पूरी ओनरशिप उसी की है, सारा कंट्रोल भी उसी के हाथ में है, ही इज द वन कंट्रोलिंग द बिजनेस, ओनिंग द बिजनेस, और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने बनानी देख ली, विच इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ बिजनेस। सोल ट्रेडर इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ बिजनेस, कि भाई मैं आज चारों कारोबार करना, मैंने अपने आप को एज अ सोल ट्रेडर रजिस्टर करा लिया और कारोबार करना शुरू कर दिया। Then the second thing, which is again considered comparatively easier, is to form partnership. Partnership दो लोगों से लेके 20 लोगों तक, अगर लेट्स से वो आपसी में कंबाइन हो जाए टू डू अ बिजनेस एक्टिविटी, टू परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो वो कौन सा बिजनेस हो जाता है? वो पार्टनरशिप हो जाता है। अभी इस क्लास में मैं, आशिर और निहाल बैठे हुए, हम तीनों मिलके सोचते हैं कि यार हम लोग एक कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट कर दे। सो वन वे टू स्टार्ट अ बिजनेस इज टू रजिस्टर एज अ पार्टनरशिप, जिसमें मैं कहूंगा कि भाई वी थ्री आर द पार्टनर्स हु आर स्टार्टिंग अप दिस XYZ बिजनेस विद द XYZ नेम, और हम उसके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो पार्टनर्स मिनिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम दो पार्टनर होने चाहिए भाई, क्योंकि अगर दो से कम हो तो वो तो सोल ट्रेडर हो गया, वो फिर पार्टनरशिप किस बात की। और मैक्सिमम पार्टनर्स का नंबर कितना है? मैक्सिमम पार्टनर्स आपके 20 होने चाहिए, 20। 20 से ज्यादा वो पार्टनर्स हो गए तो फिर यानी कि अब वो पार्टनरशिप एक छोटा बिजनेस नहीं रहा, वो एक बड़ी कंपनी की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो द मिनिमम नंबर फॉर पार्टनर्स इज 2, द मैक्सिमम नंबर इज 20। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट कि भाई पार्टनरशिप करते से पहले, अगर मैं हम तीन मिलके अगर एक फार्मास्यूटिकल बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू before doing any before getting involved in any transaction is to form a partnership agreement। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि भाई हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो कितना कितना होगा, कौन कितना प्रॉफिट और लॉस को बर्दाश्त करेगा या कितना उसको मिलेगा। सिमिलरली इसके अलावा हमें ये बात भी करनी होगी कि भाई कभी कभार ना, जैसे तीन पार्टनर्स हैं, लेट्स से मैं, आशिर और निहाल, और हम तीनों ने लेट्स से एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ पर्सन, लेट्स से निहाल कहता है कि मेरी मार्केटिंग स्किल्स बड़ी अच्छी है, तो हम इससे बेहतर एक मार्केटिंग का बंदा रखें और उसको सैलरी दे। व्हाई डोंट आई डू दिस, why I won't do this, perform this activity for the business, और आप लोग जो है सैलरी मुझे दो, यानी मैं मार्केटिंग संभालूंगा, ये एक एडिशनल रोल है जिसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, और आप मुझे इसके बदले में सैलरी दो जैसे आप किसी और बंदे को दे रहे थे। तो हम कहेंगे हाँ यार ठीक है, निहाल को बिजनेस की समझ भी ज्यादा है, निहाल का अपना बिजनेस है तो वो काम भी ज्यादा ईमानदारी से करेगा। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, मार्केटिंग हेड का रोल भी आप ही संभाल लो। तो अब अगर निहाल एक एडिशनल रोल, एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो उसको जो सैलरी देनी है वो सैलरी भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करी जाएगी। इसी तरीके से आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा अब ये एक नई चीज है, देखो अभी तक हम लोग सिंपल सोल ट्रेडर पढ़ते हुए आ रहे थे, तो उसमें हमने एक ही इंटरेस्ट पढ़ा था, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, के बैंक से लोन ले रहे हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करवा रहा है उसको भी इंटरेस्ट मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन के जो पार्टनर्स हैं वो म्यूचुअली डिसाइड कि भाई हम तीन बैठे और हमने बोला कि लेट्स से 1-1 लाख रुपए हम तीनों अपनी पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल लेके आ रहे हैं, और हमने डिसाइड कर लिया कि भाई 10% हमारा इंटरेस्ट रेट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, यानी कि अगर नेहाल 1 लाख रुपए लेके आए तो 1 लाख रुपए का 10% नेहाल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपए मिलेगा। आशिर लेट से अगर 5 लाख रुपए लेके आए तो 5 लाख रुपए का 10% आशिर को जो है वो 50,000 मिलेगा। और मैं लेट से अगर 10 लाख रुपए के लेके आ रहा हूँ तो 10 लाख का 10% मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1 लाख मिलेगा। अच्छा, अब ये एक सोचा जाए तो थोड़ा एक डिफरेंट सा, वो एक थोड़ा सा यानी कि कह लो वेट सी बात भी है अगर सोची जाए, तो पार्टनर जो है वो एक सॉर्ट ऑफ है तो ओनर ही ना, तो ओनर को तो प्रॉफिट मिलता है।
ये क्या चीज के वो कैपिटल डाल रहा है तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी मिले। तो भाई होता ये है, इसके पीछे जो लॉजिक है जो आपको समझनी चाहिए कि तीन पार्टनर्स हैं, हो सकता है एक पार्टनर ज्यादा पैसे लेके आ रहा हो, एक पार्टनर थोड़े कम पैसे लेके आ रहा हो, और तीसरा पार्टनर हो सकता है बिल्कुल ही कम पैसे लेके आ रहा हो। तो अब जो पार्टनर ज्यादा पैसे लेके आ रहा है वो क्या कहेगा, वो कहेगा यार मेरा तो रिस्क ज्यादा हो गया, आई एम टेकिंग अ हाई रिस्क इन दिस पार्टनरशिप, मैं इस बिजनेस के अंदर ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ, तो मुझे इस रिस्क के लिए कंपनसेट करो। तो भाई पार्टनर्स क्या कहेंगे कि ठीक है, आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो, हम थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो लेट्स डिसाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ताकि जो पार्टनर जितना ज्यादा कैपिटल लेके आए बिजनेस के अंदर, एक तो बिजनेस के लिए होगा भी अच्छा, और पार्टनर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल पार्टनरशिप के अंदर लेके आए, वी विल डिसाइड अ रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट अच्छा ऑन कैपिटल के भाई। हमजा भाई, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ये प्रॉफिट में से मिलेगा? ये आपको मिलेगा प्रॉफिट्स में से, बिल्कुल प्रॉफिट्स में से मिलेगा, इसके ऊपर भी अभी बात करेंगे। चाहे आपका सैलरी हो जाए, सिमिलरली अगर कोई बोनस मिलना है पार्टनर्स को तो कितना बोनस मिलेगा, अगर कोई पार्टनर एज अ सेलिंग पर्सन काम कर रहा है और उसको कोई कमीशन कमीशन मिलना है तो उसका कमीशन का जो रेट होगा या जो अमाउंट होगी वो भी डिसाइड होगी। ये सारी चीजें जो है आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते वक्त डिसाइड कर लेनी चाहिए। आप भी अगर कभी जिंदगी में बिजनेस करो तो यू शुड फर्स्ट मेक अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, चाहे दोस्त के साथ ही क्यों ना कर रहे हो या फैमिली मेंबर के साथ ही क्यों ना कर रहे हो, ताकि अगर कोई बाद में डिस्प्यूट आए तो आपके पास एग्रीमेंट पे सारी चीजें मौजूद हो। अच्छा, आप जरा सा सुनिएगा, अगर लेट से एग्रीमेंट नहीं किया और 2-3 साल बाद जाके डिस्प्यूट आ गया, लेट से आशिर ने अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ बिजनेस किया और 2-3 साल तक तो बिजनेस अच्छा चला, 2-3 साल बाद डिस्प्यूट आ गया। डिस्प्यूट कैसे आ गया, हो सकता है वो जो फैमिली मेंबर हो या लेट से दोस्त हो वो कहे कि मेरा जो प्रॉफिट का रेशियो था वो 70% था और आशिर का जो प्रॉफिट का परसेंट था वो 30% था, जबकि आशिर ये कहे कि नहीं जनाब, हमारी जो शुरू में बात हुई थी उसमें मेरा प्रॉफिट का परसेंट 70 था, आपका 30 था। तो अब ये डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट होगा तो भाई कहाँ जाएगा, वो कोर्ट पे जाएगा, और जब ये डिस्प्यूट कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट बोलेगा आपके पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, आप बोलोगे नहीं, सारा मसला ही इस वजह से कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो कोर्ट कहेगा कि अगर तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो देन पार्टनरशिप एक्ट 1890 विल कम इनटू कंसीडरेशन। कोर्ट कहेगा कि भाई अब सीधा सीधा आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है तो ना मैं आशिर की बात सुनूंगा ना उसके रिश्तेदार की बात सुनूंगा, मैं सीधा सीधा पार्टनरशिप एक्ट 1890 अप्लाई करूंगा। और पार्टनरशिप एक्ट 1890 क्या कहता है, पार्टनरशिप एक्ट 1890 ये कहता है कि किसी पार्टनर का कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बनता। अब भले आप दोनों कहते रहो 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो आपका वर्बल एग्रीमेंट था। अब क्योंकि वो एग्रीमेंट वॉइड है, यानी कि उसकी कोई लेट से उसकी कोई हैसियत ही नहीं रही है, तो अब पार्टनरशिप एक्ट 1890 फॉर्मुलेट हो गया, वो अप्लाई होगा आपकी पार्टनरशिप के ऊपर, और उस एक्ट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं है, किसी पार्टनर की कोई सैलरी नहीं है, किसी पार्टनर का कोई बोनस नहीं है, किसी पार्टनर का कोई कमीशन नहीं है, कोई भी पार्टनर एज अ डोरमेंट पार्टनर ट्रीट नहीं होगा। ये अभी मैं आता हूँ उस डोरमेंट का मतलब क्या होता है। सिमिलरली अगर किसी पार्टनर ने, अब सुनिएगा ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप को लोन दिया हुआ है, अब आप बोलो सर पार्टनर पार्टनरशिप को लोन कैसे दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है भाई। जब एक पार्टनर एक एम्प्लॉय की तरह काम करके सैलरी विड्रॉ कर सकता है, तो क्या एक दूसरा पार्टनर एक इंस्टीट्यूशन की तरह, एक बैंक की तरह एक्ट करते हुए क्या अपनी पार्टनरशिप को पैसा उधार नहीं दे सकता, बिल्कुल दे सकता है। अच्छा, अब अगर तो आपने एग्रीमेंट नहीं किया हुआ हो, वैसे तो एग्रीमेंट में आपको लिख लेना चाहिए कि भाई अगर कोई पार्टनरशिप को लोन देगा, कोई भी पार्टनर अगर पार्टनरशिप को लोन देगा तो उसको इंटरेस्ट हम कितना पे करेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं लिखा हुआ तो कोर्ट ऑफ लॉ क्या कहेगा कि अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन पार्टनरशिप को दिया हुआ भी है तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5% का इंटरेस्ट उसको मिलेगा, इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। भले फिर आपने शुरू में बात ये की भी हो कि यार जो भी पार्टनर पार्टनरशिप को लोन देगा उसको 20% का इंटरेस्ट देंगे, कोर्ट बोलेगा दैट डजंट मैटर एट ऑल, बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट 1890 के तहत आपका जो पार्टनर है जिसने लोन दिया है उसको सिर्फ 5% इंटरेस्ट इंटाइटल्ड है, उससे ज्यादा इंटरेस्ट इंटाइटल्ड नहीं है। एंड देन एट लास्ट जब हम ये सारी चीजें निकाल देंगे है ना, जब हम ये सारी चीजें निकाल देंगे, ये सात की सात चीजें निकाल देंगे तो हमारे पास रेजिडुअल प्रॉफिट बचता है। अगर किसी ने साइंसेस पढ़ी है तो उसको पता होगा रेजिडू का मतलब क्या होता है, जो बच जाए।
यानी कि आपके पास एक तो देखो प्रॉफिट फॉर ईयर आया था, जो कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट था, जस्ट लाइक एनी सोल ट्रेडर बिजनेस, आप उसको इनकम स्टेटमेंट बना के आपने कैलकुलेट किया, दैट वाज योर प्रॉफिट फॉर ईयर। उसमें से जब आप ये तमाम चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर तो खैर नहीं, लेकिन बाकी की जो 6 चीजें हैं जब उनको आप एडजस्ट कर लेते हो, तो द रिमेनिंग प्रॉफिट दैट यू आर लेफ्ट विद, वो क्या है आपका? वो आपका रेजिडुअल प्रॉफिट है। और अगर आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं करते तो अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1890 कोर्ट ये कहेगा कि भाई आपके प्रॉफिट्स और लॉसेस भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपने शुरू में वर्बली जो भी एग्रीमेंट किया हुआ हो, बिकॉज वो एग्रीमेंट तो अब वैसे भी वॉइड हो गया, उसकी तो कोई वैसे भी वैल्यू नहीं रही है। तो भाई हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने बात की कि पार्टनर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा पार्टनरशिप के अंदर लेके आए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर हम क्या रख लेते हैं? एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं, ताकि फिर पार्टनर को एक सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव मिले कि भाई अगर मैं इस बिजनेस के अंदर इस पार्टनरशिप पे इन्वेस्ट करता हूं, एज अ पार्टनर आता हूं, तो मुझे मेरी फाइनेंसिंग यानी जो मैं कैपिटल डाल रहा हूं उसके ऊपर इंटरेस्ट तो एक मिलेगा ही मिलेगा। फिर अगर बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया तो वो प्रॉफिट में भी मेरा शेयर होगा। So to incentivize partners to bring more and more capital, partnership give what? They give interest on capital, और इसका इंटरेस्ट जो है वो नॉर्मली जो बैंक के अंदर रेट होता है ना उसके आसपास ही रखा जाता है, ताकि आप ऐसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सको जिनका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। अब वो सोचेंगे यार अगर मैं इनको पैसे दे देता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट भी आता रहेगा, और अगर ये बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो फिर मुझे प्रॉफिट्स का शेयर भी मिलेगा। देन नेक्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने बात कर ली कि पार्टनर को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लेके आए, वी गिव व्हाट? द पार्टनरशिप गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन अब देखो जब मल्टीपल पार्टनर्स है तो हर पार्टनर क्या चाहेगा कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग करूं, ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने घर ले जाऊं। इससे बेहतर के कोई और बंदा, कोई और पार्टनर पैसा घर लेके जाए, क्यों ना मैं ही ज्यादा पैसे घर लेके चला जाऊं। सो टू रिस्ट्रिक्ट the amount of withdrawals, the amount of drawing जो कि कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप से कर सके, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आप क्या चार्ज करोगे? पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करती है कि भाई नेहाल ने $10,000 निकाले, चार्ज करो उस पर 20% इंटरेस्ट, यानी कि अब नेहाल को 10,000 निकालने की वजह से 2,000 वापसी डालने भी पड़ेंगे, या उसको पे करने पड़ेंगे 2,000, या उसकी जो नेक्स्ट पे आउट होगा उसमें से क्या हो जाएंगे? उसमें से एडजस्ट हो जाएंगे। तो फिर अब नेहाल अगली दफा पैसे निकालते वक्त सोचेगा, और सिर्फ उतने ही पैसे निकालेगा जितने की उसको जरूरत है, एक्सेसिव पैसे नहीं निकालेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई एक्सेसिव पैसे निकालने का नतीजा एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की फॉर्म में इसको पे करना पड़ेगा। देन वी अच्छा, हैव अभी भाई सैलरी टू जो पार्टनर जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, ये जो ड्राइंग निकाली उस पे भी इंटरेस्ट लग सकता है, और जो प्रॉफिट है उसमें से भी वापस देना पड़ सकता नहीं नहीं, उसमें से नहीं, प्रॉफिट में से कुछ नहीं देना, सिर्फ जो आप ड्राइंग कर रहे हो ना, क्योंकि ड्राइंग तो होती ही प्रॉफिट से। ये तो वही सोल ट्रेडर वाली बात है ना कि भाई आप जब कमा रहे हो तो आप कुछ घर भी तो लेके जाओगे ना अपना घर चलाने के लिए। तो यहाँ पे पार्टनरशिप में ये कह रहे हैं कि भाई आप बिल्कुल लेके जाओ पैसे, लेकिन आप जो भी पैसे लेके जाओगे उसके ऊपर एक XYZ रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप चार्ज करेगी, ताकि आप बस उतने पैसे लेके जाओ जितनी आपकी जरूरत है, एक्सेसिव पैसे ना लेके जाओ। क्योंकि अगर आप एक्सेसिव पैसे लेके चले गए तो लिक्विडिटी क्राइसिस में कौन आएगा? पार्टनरशिप आएगी, बिजनेस आएगा। तो ताकि बिजनेस का नुकसान ना हो, इस वजह से पार्टनरशिप क्या करती है? पार्टनरशिप पार्टनर्स को रिस्ट्रिक्ट करती है बाय इम्पोजिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि भाई आप जो है एक सर्टेन अमाउंट, एक फजूल की ड्राइंग्स विड्रॉल्स बिजनेस से ना लो। देन वी हैव सैलरी टू पार्टनर्स। सैलरी टू पार्टनर जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर कोई बंदा फ्लुएंट है किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर, वो कहता है कि यार आप एक बाहर से बंदा रखो, वो जॉब करे और आप उसको पैसे दो, बेहतर नहीं है कि आप मैं ही ये काम कर दूं, क्योंकि मेरी इस पे एक्सपर्टीज बड़ी अच्छी है, मैं बिजनेस को बड़ा अच्छे से समझता हूँ, बिजनेस मेरा अपना है, तो मुझसे ज्यादा ईमानदारी से तो कोई काम करेगा नहीं, क्योंकि आई वांट दिस बिजनेस टू फ्लरिश, क्योंकि अगर ये बिजनेस फ्लरिश करेगा तो मुझे फिर प्रॉफिट्स भी ज्यादा मिलेंगे। सो हम ये कह सकते हैं हाँ भी ठीक है, बाकी हमें पता है बंदे का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है मार्केटिंग या XYZ स्किल के अंदर, तो आप ही ये काम करो। तो उस काम के बदले हम पार्टनर को क्या देंगे? पार्टनर को हम सैलरी देंगे। देन बोनस टू पार्टनर इज द सेम थिंग कि भाई अगर कोई लेट से पहले से डिसाइडेड होगा कि अगर एक पार्टनर लेट से कोई क्लाइंट लेके आ रहा है, ठीक है, अगर लेट से 3 पार्टनर्स हैं उनमें से अब कोई एक पार्टनर क्लाइंट लेके आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उससे ज्यादा काम किया क्लाइंट लेके आने के लिए, तो उसके ऊपर अगर कोई बोनस है तो वो क्या है? सेम गोस फॉर कमीशन एज वेल, कि कोई पार्टनर सेल्स कर रहा है तो सेल्स कर रहा है तो भाई उसको जो कमीशन मिलना है, ये सारी चीजें क्या होती है? प्री डिसाइडेड होती है, आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर लिख लेनी चाहिए। एंड देन वी हैव गॉट द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कशन करी कि भाई अगर कोई पार्टनर
पार्टनरशिप को अपनी लोन देना चाहे तो बिल्कुल दे सकता है। अच्छा, और पार्टनरशिप भी ये प्रेफर करेगी कि पार्टनर से लोन ले ले। क्यों? क्योंकि भाई पार्टनर को जब पार्टनरशिप को लोन देगा तो एक तो ये कि पार्टनरशिप, अच्छा पार्टनरशिप जब जब मैं रेफर कर रहा हूँ ना, बिजनेस को रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस, द पार्टनरशिप इटसेल्फ इज अ सेपरेट एंटिटी एंड देयर ओनर्स व्हिच आर द पार्टनर्स आर अ सेपरेट एंटिटी। तो पार्टनरशिप क्या कहेगी? पार्टनरशिप चाहेगी क्या? मुझे कोई मेरा पार्टनर ही लोन दे दे। क्यों? क्योंकि अगर पार्टनर लोन देगा तो देखो, एक तो बैंक से लोन लेना है बड़ा लंबा प्रोसेस, ठीक हो गया। पार्टनर से लोन लेना छोटा प्रोसेस है, और पार्टनर भी इजिली लोन दे देगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर को पता है कि यार सारी चीजें मेरे थ्रू ही तो होते भी जा रही हैं, बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ दिस बिजनेस। तो कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो कि ढकी छुपी हुई है और मुझे पता नहीं है या मेरा नुकसान हो जाएगा। ले, और पार्टनर कभी कभार जो है इसको इस तरीके से भी यूटिलाइज करता है कि पार्टनर कहता है कि मैं अगर लोन दूंगा ना तो हायर इंटरेस्ट रेट पे दूंगा। बैंक वाले अगर 10% पे दे रहे हैं तो मैं 12% पे दूंगा। ये भी पार्टनर्स कभी कभार करते हैं। और उसका रीजन ये होता है कि भाई बैंक जो है वो आपका टाइम लेगा, आपसे 10 किस्म की लीगैलिटीज और फॉर्मेलिटीज पूरी करवाएगा। मैं आपको अभी के अभी के हाथ कैश पकड़वा दूंगा और आप करो जो हमने काम करना है वो हम काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। अच्छा, अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। जो शुरू के 5 एलिमेंट्स है ना ये वाले, चाहे वो कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय कैपिटल हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, चाहे सैलरी टू पार्टनर हो, चाहे बोनस टू पार्टनर हो, या चाहे कमीशन टू पार्टनर हो, दे आर, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, all these 5 elements are part of distribution of profits। अब अगर आप ये कहो कि जो सैलरी टू पार्टनर है ये एक्सपेंस है, तो आपकी बात गलत हो जाएगी। भाई कैसा एक्सपेंस है? पार्टनर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। अगर वो कोई पैसे निकाल रहा है तो वो पैसे निकालना, चाहे वो फिर सर्विस देके ही क्यों ना पैसे निकाल रहा हो, पैसे जा तो ओनर के पास रहे ना। और ओनर के पास अगर कोई पैसा जा रहा है तो मैं उसको एज अ एक्सपेंस शो नहीं कर सकता। दैट विल कम एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि ओनर के पास पैसा जा रहा है। अच्छा, इसका एक रीजन जो कि थोड़ा सा अगर समझना चाहो तो समझो, एक रीजन ये भी है कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो टैक्स चार्ज करती हैं वो प्रॉफिट फॉर एयर पे चार्ज करती हैं, ऐसा ही है ना। अब अगर पार्टनर जो सैलरी विड्रॉ कर रहा है उसको एक्सपेंस दिखा दे तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो फिर सारे पार्टनर क्या करेंगे? सारे पार्टनर बोलेंगे कि यार हम प्रॉफिट जो है वो कम करने के लिए, टैक्स चार्ज बचने के लिए क्या करते हैं, सब अपने अपने आप को सैलरी दे देते हैं। और सब अगर सब अपने आप को भारी भारी सैलरी देने लग जाए तो प्रॉफिट फॉर ईयर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और टैक्स की कलेक्शन गवर्नमेंट की होगी नहीं। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट एंड दिस इज लाइक अ लीगल रिक्वायरमेंट कि आप अगर पार्टनर को किसी भी वजह से कंपनसेट कर रहे हो, चाहे बोनस देके कंपनसेट कर रहे हो, कमीशन देके कंपनसेट कर रहे हो, सैलरी देके कंपनसेट कर रहे हो, उसके कैपिटल की इंट्रोड्यूस करने पे जो आप उसको इंटरेस्ट देके कंपनसेट कर रहे हो, इसमें से कुछ भी एक्सपेंस का पार्ट नहीं है। दे आर ऑल पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो मैंने आपको 2 लॉजिक दिए हैं, एक तो गवर्नमेंट वाली लॉजिक भी दी है विच इज क्वाइट कॉमन सेंस, और दूसरी लॉजिक ये भी है कि भाई ओनर है ना, हाउ कैन ओनर बी, हाउ कैन यू से कि मैं ओनर को पैसे, ओनर कह रहे हैं मैं अपने आप को पैसे दे रहा हूँ। देखो ना, अगर समझो तो बात, ओनर कह रहे हैं मैं अपने आप को पैसे दे रहा हूँ, ये एक्सपेंस है, सो दैट वुडंट मेक एनी सेंस, राइट। तो ओनर अगर किसी भी तरीके से पार्टनरशिप से पैसे लेके जा रहा है, सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। चाहो तो इसको अपने पास लिख भी लो। ये चारों चीजें जो हमने, 5 चीजें इनफैक्ट जो लिखी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, 4 चीजें इनमें से ओनर को मिल रही है, जिसमें आपका सैलरी हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। एक चीज जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ये ओनर दे रहा है किसे? ये ओनर दे रहा है या पार्टनर दे रहा है किसे? पार्टनरशिप को। तो ये भी प्रॉफिट्स के अंदर ही अकाउंटेड होगी। ऐसा नहीं है कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को मैं कहूँ कि ये तो इनकम है, नहीं जनाब, ये इनकम नहीं है, ये भी प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है। हाँ, वो अलग बात है कि ये प्रॉफिट को बढ़ा रही है, बाकी 4 चीजें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अमंग द पार्टनर्स, जबकि ये जो है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है, ये प्रॉफिट की अमाउंट को, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है, उस प्रॉफिट के अमाउंट को क्या कर रही है? बढ़ा रही है। अच्छा, मैंने ये 5 चीजें कही, लेकिन छठी चीज मैंने नहीं कही। मैंने ये नहीं कहा कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। नहीं 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 नहीं, interest on loan that has been provided by the partner will still be regarded as an financial expense। क्यों expense है सर?
वैसे आप कह रहे हैं कि यार ओनर अगर सैलरी लेना चाहे तो वो एक्सपेंस नहीं है, उसको प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन में शो करो। कमीशन मिल रहा है तो वो भी नहीं है, उसको भी प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन में शो करो, एक्सपेंस नहीं है। सेम गोज फॉर बोनसेस एज वेल। तो इसके ऊपर क्यों एक्सेप्शन है? भाई देखो तो उन तीनों में फर्क है। उन तीनों चीजों के अंदर फ्रॉड के चांसेस कितने हैं आप ये तो देखो। भाई ओनर ने लिखा दिया मेरी सैलरी, लेट्स से पार्टनर ने लिख दिया मेरी सैलरी 10 लाख रुपए। हमजा भाई वो अब डिस्कनेक्ट हो गया अच्छा। कौन आशीष? हम्म। अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे कि भाई बाकी तो तीन चीजें हैं, चाहे बोनस हो, कमीशन हो या सैलरी हो, उसके अंदर पार्टनर के पास रूम है क्या करने का, फ्रॉड करने का। भाई वो लिख दे कि मैं एज अ मार्केटिंग एजेंट जो हूँ वो कंपनी को, अपनी पार्टनरशिप को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरी सैलरी 10 लाख रुपए, काम वो 1 रुपए का ना करे, तो कोई पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। लेकिन जब पार्टनर बिजनेस को, पार्टनरशिप को लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो तो भाई जाहिर सी बात है नेसेसिटी है ना। और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये अपनी मर्जी से डिसाइड थोड़ी हो रहा है, सैलरी तो आप अपनी मर्जी से डिसाइड भी कर सकते हो। आप इंटरेस्ट का जो रेट है ये अपनी मर्जी से थोड़ी डिसाइड करोगे, तो पकड़ में आ जाएगा कि भाई जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है 12%, और आप पार्टनर को 50% इंटरेस्ट दे रहे हो या 25% इंटरेस्ट दे रहे हो। अगर बैंक में 12% चल रहा है, आप पार्टनर को ठीक है 14% दे रहे हो, 15% दे रहे हो, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगर आप उससे ऊपर जा रहे हो तो ये भी काफी क्लियरली पकड़ में आ जाएगी कि भाई ये तो आप काम गलत कर रहे हो, ये तो आप उसको गलत तरीके से कंपनसेट कर रहे हो। तो द थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज दैट कि अगर पार्टनर कोई लोन देता है पार्टनरशिप को, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है, दैट इंटरेस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, रादर इट विल बी ट्रीटेड एंड रिकॉर्डेड एज अ एक्सपेंस। अच्छा, अगर ये रेट प्री डिसाइडेड नहीं है, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर आपने नहीं डिसाइड किया हुआ कि भाई पार्टनर लिया उसको कितना इंटरेस्ट देना चाहिए, तो पार्टनरशिप एक्ट 1890 के तहत द इंटरेस्ट वुड बी व्हाट, द इंटरेस्ट वुड बी 5%। इफ इट हैज नॉट बीन प्री डिसाइडेड तो पार्टनरशिप एक्ट 1890 क्या कहेगा कि भाई जिस भी पार्टनर ने लोन दिया है उसको आप 5% का इंटरेस्ट पे करो। सर ये एक्ट एक्ट 13 वंस कौन वी हैव, क्या एक्ट कह रहे हो? कौन डिस्कस करता है? एक्ट कौन करता है? यार एक्ट तो ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, एक्ट तो ये पार्लियामेंट से बन के आया हुआ है, पार्टनरशिप तो एक्ट ये चेंज हो 1890। सकता है इसको ना फिर? अप्लाई कौन करता है इसको? आ चेंज हो सकता है बिल्कुल, फ्यूचर में जाके चेंज हो सकता है, लेकिन बात देखो 1890 से चेंज नहीं हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1890। यानी कि जब 130 साल से चेंज नहीं हुआ था, अभी क्या चेंज होगा? लेकिन हाँ बिल्कुल, इफ द डायनेमिक्स वुड चेंज तो हाँ बिल्कुल ये चेंज हो सकता है, लेकिन अभी के लिए तो यही है उसकी फॉलो प्रिकेबल है। करना। बिल्कुल। वो भी सिर्फ तब जब आपके पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। अगर आपके पार्टनर्स ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया हुआ है तो ये इस पार्टनरशिप एक्ट 1890 को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। पार्टनरशिप एक्ट 1890 तो सिर्फ तब लगेगा जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो और उसके बाद कोई डिस्प्यूट आ जाए और आप कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाओ, तो कोर्ट वाले फिर क्या करेंगे? वो आपकी बातों को सुनने से बेहतर है वो कहेंगे सीधा सीधा पार्टनरशिप एक्ट 1890 लगाओ और इसके जो एलिमेंट्स है उसको अप्लाई कर दो। अच्छा जी, तो ये 6 चीजें जो अभी हमने पढ़ी, दैट इज फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इन सबको एडजस्ट करने के बाद देखें होता क्या है। एक बिजनेस चल रहा है, एक पार्टनरशिप एक बिजनेस है, वो बिजनेस में प्रॉफिट कमाया आपने, उसकी नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल जिस तरीके से आप सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए आए हो उसी तरीके से आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई, यू कैलकुलेटेड द प्रॉफिट फॉर ईयर। अब प्रॉफिट फॉर एयर में से काफी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा, जिस पार्टनर का जितना ज्यादा कैपिटल होगा उसके हिसाब से उसको उतना उतना इंटरेस्ट प्रॉफिट्स में से निकाल के दे दिया जाएगा। सिमिलरली अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलनी होगी वो भी प्रॉफिट फॉर ईयर में से निकाल के उस पार्टनर को दे दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का केस अलग होगा, वो पार्टनर जिसने जितनी ज्यादा ड्रॉइंग करी हुई होगी उतना ज्यादा वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट्स के अंदर वापसी ऐड करेगा। जो बोनस टू पार्टनर है वो भी प्रॉफिट्स में से निकाल के पार्टनर को दिया जाएगा, कमीशन भी प्रॉफिट्स में से निकाल के पार्टनर को दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर पे हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है कि इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, रादर इट विल बी रिकॉर्डेड एज अ एक्सपेंस इन दी इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, जब ये 5 चीजें आपके प्रॉफिट्स में से निकाल ली जाएंगी, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाले केस में बात करें तो ऐड कर ली जाएंगी, यानी कि जब इनको एडजस्ट कर लिया जाएगा, इनको एडजस्ट करने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट आपके पास बचेगा दैट इज नोन एज रेजिडुअल प्रॉफिट।
एंड रेजिडुअल प्रॉफिट जैसे मैंने आपको मतलब बताया, रेजिडू का क्या मतलब है कि बचा हुआ, आफ्टर यू हैव एडजस्टेड फॉर ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट है जो बच गया, विच इज रेफर्ड टू एज द रेजिडुअल प्रॉफिट। और ये रेजिडुअल प्रॉफिट्स पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर एग्रीड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। अच्छा जनाब, लेट्स से सवाल के अंदर कोई एग्रीड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो गिवन ही नहीं है, या उनका कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही नहीं है जिसके अंदर उन्होंने किसी पीएनएल रेशो के ऊपर जो है एग्रीमेंट किया हो, तो अब क्या होगा? अगेन देन पार्टनरशिप एक्ट 1890 विल बी एप्लीकेबल, और तमाम पार्टनर्स का जो भी रेजिडुअल प्रॉफिट है वो उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर मिल जाएगा। वरना अदरवाइज ज्यादा सवालों के अंदर पीएनएल रेशो जो है वो गिवन होता है, तो हम रेजिडुअल प्रॉफिट को उस पीएनएल रेशो यानी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो के हिसाब से पार्टनर्स के दरमियान में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, एंड दिस एडजस्टमेंट, ये पूरा काम जो हमें करना होगा, दिस इज नोन एज एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, के प्रॉफिट फॉर ईयर जो आपके पास निकला वो किस तरीके से सैलरी की फॉर्म में, कमीशन की फॉर्म में, बोनस की फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में पार्टनर्स को क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एंड आफ्टरवर्ड्स वंस दे आर लेफ्ट विद द रेजिडुअल प्रॉफिट, वो रेजिडुअल प्रॉफिट भी पार्टनर्स के दरमियान किस तरीके से इन देयर एग्रीड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दैट विल ऑल बी शोन इन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको अभी हम लोग देखेंगे भी। अभी तो हमने सिर्फ बात की कि ये चीजें होती क्या है। द मोर बेटर यू विल अंडरस्टैंड कि ये चीजें हैं क्या, इनका मतलब क्या है, द मोर इजियर इट विल बी फॉर यू टू मेक अ एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि फिर आपको फॉर्मेट रटने की जरूरत नहीं होगी। वंस यू नो कि एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, तो यू विल नो कि भाई जो प्रॉफिट फॉर ईयर आया है, 5 चीजें ऐसी हैं जहां पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, उन पांचों को ऐड सब्ट्रैक्ट करा के एडजस्ट करो, आई विल गेट द रेजिडुअल प्रॉफिट, उसको पार्टनर्स के एग्रीड पीएनएल रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अल्लाह खैर, यू आर डन विद द एप्रोप्रिएशन, यू आर डन विद द डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ऊपर हमने बात करी थी डोरमेंट पार्टनर की भी, कि डोरमेंट पार्टनर क्या होता है। और पार्टनरशिप एक्ट 1890 ये कहता है कि किसी भी पार्टनर को डोरमेंट पार्टनर ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो डोरमेंट पार्टनर बेसिकली स्लीपिंग पार्टनर होता है। स्लीपिंग पार्टनर से मुराद ये कि जो बंदा सोता रहे, सोता रहे से क्या मुराद? कि उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब इस पार्टनर का कोई एक्टिव रोल नहीं है, ये बिजनेस को एक्टिवली मैनेज नहीं कर रहा, ये बस जो है इस इन्वेस्टमेंट कर दिया, और बाकी के जो पार्टनर्स हैं, जो भी जितने भी पार्टनर्स हैं, वो बिजनेस को एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, डोरमेंट पार्टनर होने का फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा क्या है सर? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, डोरमेंट पार्टनर होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। You have a limited liability when you are a dormant partner. सर, लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है? लिमिटेड लाइबिलिटी का ये मतलब है कि अगर ये पार्टनरशिप बैंकरप्ट हो जाए तो, अगर ये बिजनेस बैंकरप्ट हो जाए तो, जो डोरमेंट पार्टनर है सिर्फ उसकी इन्वेस्टमेंट जाएगी, यानी कि अगर उसने 5 लाख रुपए शुरू में इन्वेस्ट कर दिए थे तो सिर्फ उसका 5 लाख रुपए जाएंगे, उसकी पर्सनल एसेट्स और पर्सनल बिलोंगिंग के ऊपर कोई मसला, कोई सवाल नहीं आएगा। लेकिन जो एक्टिव पार्टनर्स होंगे उनकी इन्वेस्टमेंट भी जाएगी, और अगर लेट से इन्वेस्टमेंट को बेच के, या जो भी एसेट्स हैं पार्टनरशिप के उसको बेच के अगर क्रेडिटर्स के पैसे पूरे नहीं हो रहे, तो फिर उन एक्टिव पार्टनर्स की पर्सनल पोजेशन को बेचकर क्रेडिटर्स के पैसे पे किए जाएंगे। एंड दैट इज व्हाई जो एक्टिव पार्टनर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, जिसको हम लोग कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि अगर आपका पार्टनरशिप या बिजनेस बैंकरप्ट हुआ तो योर पर्सनल स्टेक, योर पर्सनल बिलोंगिंग्स विल आल्सो बी एट स्टेक, आपकी पर्सनल बिलोंगिंग भी स्टेक पर आ जाएंगी। कोर्ट ऑफ लॉ इजाजत दे देगा कि भाई इसकी पर्सनल चीजें बेच के भी जो है क्रेडिटर जिसका इसने पैसा लिया हुआ है, जिससे पैसे उधार करे हुए, उनके पैसे रीपे करे जाएं। सो व्हाट इज अ डोरमेंट पार्टनर? डोरमेंट पार्टनर इज अ स्लीपिंग पार्टनर, जिसकी पार्टिसिपेशन सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक रिलेटेड होती है। इट डज नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन डिसीजन मेकिंग और रनिंग ऑफ द बिजनेस। The dormant partner or the sleeping partner has a limited liability, which means that even if the partnership goes bankrupt, his stake, his stake will be limited to the investment. जितनी उसने इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ उतना जा सकता है, उससे ज्यादा उसकी कोई पर्सनल बिलोंगिंग कोई स्टेक पर नहीं आएगी। But in case of active partners who are running the business actively, who are involved in the decision making of the partnership, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, दे हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, एंड इफ लेट्स से द पार्टनरशिप गोज बैंकरप्ट, उनके पर्सनल एसेट्स बेच के भी क्रेडिटर के पैसे पे किए जाएंगे। एंड सिमिलरली जो सोल ट्रेडर भी होता है, ही आल्सो हैज अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी।
अगर वो बैंकरप्ट हुआ तो उसकी पर्सनल पोजेशन बेच के क्रेडिटर्स के पैसे पे किए जाएंगे. So the ultimate advantage of being a dormant partner, sleeping partner, is that only your investment is at stake and nothing more at all. नुकसान ये है कि भाई आपकी कोई डिसीजन मेकिंग में कोई सही नहीं है, आपका कोई रोल नहीं है. सो इट्स लाइक मतलब आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है. तो अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ये नहीं कुछ और करे तो आप कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज यू डोंट हैव अ से एट ऑल. देन अच्छा, अब हम बात करते हैं. वी हैव अंडरस्टूड ऑल द रेलेवेंट टर्म्स जो कि इस पूरे टॉपिक में इस्तेमाल होंगी. नाउ वी सी के भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना होगा, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में इस चीज को कैसे लेके आना है. तो द सर वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट. अगर डोरमेंट पार्टनर का ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टिल ही हैज ही इज अ डोरमेंट पार्टनर. जो आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो ना, यू आर एक्टिंग एज अ स्लीपिंग पार्टनर, यू नो. आप अच्छा. लेट्स से किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो तो यू आर अ स्लीपिंग पार्टनर इन अ सेंस कि आपकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट है. अगर कंपनी बैंकरप्ट भी होती है तो ऐसा थोड़ी है कि आपने 10 शेयर खरीदे हुए तो कोर्ट वाले कहेंगे कि इसके 10 शेयर बिक के पैसे नहीं पूरे हो रहे तो उसका घर बेच के पैसे पूरे करो. नहीं भाई, आप हाँ. कहोगे यार मैंने सिर्फ शेयर खरीदे थे, मेरे कोई सही था ही नहीं, ये तो पैसे डूब गए, मेरे तो इससे बड़ा है, आप कहाँ मेरे घर पे आ रहे हो. तो डजेंट मैटर इवन इफ यू आर होल्डिंग 50% ऑफ द कंपनी लेट्स से थ्रू स्टॉक्स, दैट वुड स्टिल नॉट मैटर. मतलब आपकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट जाएगी, आपके पर्सनल स्टेक्स नहीं जाएंगे. अच्छा जी, तो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन अ पार्टनरशिप क्वेश्चन विल इन्वॉल्व इनकम स्टेटमेंट, जो कि बिल्कुल सोल ट्रेडर के तरीके से बनती है. कोई डिफरेंस नहीं है, 1 रुपए का डिफरेंस नहीं है इनकम स्टेटमेंट के अंदर. पार्टनरशिप की इनकम स्टेटमेंट बिल्कुल सोल ट्रेडर के तरीके से बनती है. आफ्टर यू हैव टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अच्छा नहीं, आफ्टर इनकम स्टेटमेंट यू हैव टू मेक अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, which I just told you. Appropriation means what? Distribution. Distribution किस चीज की? Profits की. Profits कितनी तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट होता है? 5 तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट होता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, बोनस एंड देन लास्ट में कमीशन. 4 चीजें इसमें से पार्टनर को मिलेंगी, दैट इज सैलरी, बोनस, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एक चीज पार्टनर लेके आएगा बिजनेस के अंदर, यानी कि पार्टनर पे करेगा प्रॉफिट्स के अंदर, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. तो यानी कि जो 4 चीजें हैं वो प्रॉफिट फॉर में से माइनस कर दी जाएंगी, जबकि जो एक चीज है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो ऐड करी जाएगी, क्योंकि ये पार्टनर्स अपनी जेब से लाके दे रहे हैं पार्टनरशिप को, और ये पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स की जो डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट है उस डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट को बढ़ा रहा है. सो सी, सर मतलब तो यू डोंट हैव टू लाइक एग्जैक्टली, बोलिए. ये सिर्फ एसएफपी में जाता क्या एप्रोप्रिएशन अकाउंट? नहीं नहीं, एप्रोप्रिएशन है? अकाउंट इज सेपरेट. Appropriation account is completely separate. Once you are done with income statement, there is another thing which you have to prepare for only partnership. ये sole trader के लिए नहीं होता था, क्योंकि sole trader तो कहता है मेरा जो profit है it is completely entitled to me. Partnership के अंदर it's not the case ना. Partnership के अंदर it can be entitled to all the partners. That too in very different form. कि भाई किसी पार्टनर को सैलरी ज्यादा मिल रही है, किसी को पार्टनर को सैलरी मिल ही नहीं रही, किसी को कमीशन मिल रहा है, किसी को इंटरेस्ट कैपिटल ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है. तो उसकी अप्रोप्रिएशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए ओनली वी हैव टू मेक दिस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओनली इन पार्टनरशिप. ये एक सेपरेट अकाउंट है जो कि दिखाता है कि आपका जो प्रॉफिट फॉर ईयर था वो डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से हुआ है. ठीक है. उसके बाद अच्छा, तो आफ्टर प्रॉफिट फॉर ईयर वही चीज रहेगा जो इनकम स्टेटमेंट में आया है? बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल सेम तरीके से आएगा. उसके बाद यू हैव टू मेक दिस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके अंदर आप उस प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखाओगे कि ये किस किस पार्टनर को कितने कितनी अमाउंट जो है वो इस प्रॉफिट फॉर ईयर में से डिस्ट्रीब्यूट हुई है. Then after your appropriation account, you have to make partner's current account. Current account क्या होता है भाई? पार्टनर का करंट अकाउंट आपको ये बताता है कि at any given point in time पार्टनर को कितने पैसे पार्टनरशिप से मिलने हैं, या इन सम केसेस कितने पैसे पार्टनर ने पार्टनरशिप को दे दिए हैं. तो करंट अकाउंट आपको ये बताता है कि भाई फिर से रिपीट कर देता हूं कि कितने पैसे पार्टनर को पार्टनरशिप से मिलने हैं, या कितने पैसे पार्टनरशिप ने पार्टनर को पे करने हैं. आफ्टरवर्ड्स वी हैव अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि सिंपली ये बताता है कि भाई किस पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी है. एंड देन आफ्टरवर्ड्स, after partners capital account we have the statement of financial position, which signifies all the, वो भी बिल्कुल सेम तरीके से बनती है. एसओएफपी के अंदर सिर्फ एक चीज डिफरेंट होती है, एंड दैट इज द कैपिटल इक्विटी सेक्शन. इक्विटी सेक्शन जो है वो डिफरेंट होता है किसका? हमारे पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप अकाउंट्स का. और उसके अंदर हम देख लेते हैं किस तरीके से बनता है. बेसिकली जो आपने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाया हुआ होता है ना, यहाँ पे आप बस इन्हीं के बैलेंसेस को उठा के एसओएफपी के इक्विटी सेक्शन में रिकॉर्ड कर देते हो. तो विल सी दिस एज वेल. बस एक डिफरेंस होता है अभी के लिए, आपने ये याद रखना है कि भाई एसओएफपी के अंदर पार्टनरशिप की एसओएफपी बिल्कुल एक सोल ट्रेडर की तरह ही बनती है, बट देयर इज ओनली वन डिफरेंस.
व्हाट इज दैट डिफरेंस? दैट डिफरेंस इज के भाई आपका जो इक्विटी का सेक्शन होता है वो डिफरेंट बनता है और उसके अंदर पार्टनर्स की करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आते हैं। तो यही सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है इसकी जो मैंने अभी आपको बताई। इनकम स्टेटमेंट सेम तरीके से बनती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के किस पार्टनर को किस तरीके से कितना प्रॉफिट का हिस्सा मिला है। करंट अकाउंट शोज कि भाई कितना पैसा किसी भी पॉइंट इन टाइम पार्टनर को रिसीव होना है पार्टनरशिप से, या कितना पैसा किसी भी पॉइंट इन टाइम पार्टनर ने पार्टनरशिप को पे करना है। कैपिटल अकाउंट एज आई टोल्ड यू कि प्रोप्रिएशन भाई अकाउंट हमारे में पास एक एक्सपेंस भी होती सॉरी है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक एक्सपेंस भी होती है। नहीं, एक्सपेंस कोई नहीं होती। एक्सपेंस क्या होती है? अभी आपने कहा था ना 5 चीजें एक साथ आती हैं फिर एक अलग से आती है। वो तो जो एक्सपेंस है वो तो मैंने कहा था कि वो अप्रोप्रिएशन का पार्ट ही नहीं है। वो तो लिखोगी एज अ एक्सपेंस, उसको लिखोगे इनकम स्टेटमेंट में एज अ एक्सपेंस, एंड दैट वाज द इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। कि अगर कोई पार्टनर जो है वो अपने पार्टनरशिप को लोन दे रहा है तो उसका जो इंटरेस्ट बनता है उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में नहीं दिखाओगे, बल्कि उस इंटरेस्ट को आप एज अ नॉर्मल एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट के अंदर शो करोगे। अच्छा। देन वी हैव पार्टनर कैपिटल अकाउंट, किस पार्टनर ने कितना पैसा डाला हुआ है। ये अच्छा, ये पार्ट नहीं है, इसको मैं फिर से कट ऑफ कर देता हूँ। ये A2 का पार्ट है, पहले ये इसमें होता था, अब नहीं है इसमें। देन वी हैव SOFP जो कि मैंने आपको बताया बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनेगी एक्सेप्ट फॉर द इक्विटी सेक्शन, जिसके अंदर हम जो है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। वी हैव द इनकम स्टेटमेंट ओवर हियर, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है जो आप कभी सोल ट्रेडर के अंदर करते हुए आए हो। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ कि भाई आप अगर पार्टनर से लोन ले रहे हो तो उस पार्टनर के लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी आप एज ए एक्सपेंस यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में शो करो। देन वी हैव टू मेक द एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है जनाब? एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए जी, प्रॉफिट फॉर ईयर या लॉस फॉर ईयर निकल के आ गया यहाँ से इनकम स्टेटमेंट बना के। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट ही प्रॉफिट फॉर ईयर है। ये देखें, प्रॉफिट और लॉस फॉर ईयर, जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस है वो पार्टनर्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा? 5 तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट होगा। 5 तरीके क्या है जनाब? चार चार चीजें वो हैं जो पार्टनर को रिसीव होंगी पार्टनरशिप से। दैट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन। एक ऐसी चीज है जो कि पार्टनर इस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड करेगा, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि पार्टनर को पे करना पड़ेगा टू द पार्टनरशिप, क्योंकि उसने विड्रॉल लिए हैं पार्टनरशिप से। तो यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट और लॉस फॉर ईयर के अंदर सबसे पहले हमने बोला है ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हम ये अज्यूम लेट्स अगर इस बिजनेस के 3 पार्टनर हैं, साइमन, राज, कुलजीत, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई साइमन ने भी पैसे डाले, राज ने भी डाले, कुलजीत ने भी डाले। तो लेट्स से अगर एग्जांपल दूं, साइमन ने 10,000 की ड्राइंग की थी और हमारा 10% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो 10,000 का 10%, दैट वुड बी व्हाट? दैट वुड बी सिंपली $1,000। तो हम $1,000 को जो है वो क्या करेंगे, $1,000 को यहाँ पे एज अ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो तीनों पार्टनर्स की जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग थी वो आई, उसका टोटल जो है वो प्रॉफिट फॉर ईयर में ऐड होके थर्ड कॉलम में मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। ना भी अलग से ऐड करके रिकॉर्ड करूं तो भी चलता है, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की जो अमाउंट है वो प्रॉफिट फॉर ईयर के अंदर ऐड होगी। ये वाही चीज है जो ऐड होनी थी। अब बाकी सारी चीजें पार्टनर को मिलेंगी फ्रॉम द पार्टनरशिप। अब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में भी मिल सकती है। तो ये देखें ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रॉफिट फॉर ईयर में से माइनस हो रही है। सैलरी की फॉर्म में भी मिल सकती है, ब्रैकेट में अगेन इसलिए लिखा हुआ है कि ये प्रॉफिट में से डिडक्ट होगी, प्रॉफिट में से निकाल के दी जाएगी। कमीशन की फॉर्म में भी मिल सकती है, अगेन देखें ब्रैकेट्स क्या बता रहे हैं कि ये यहाँ से प्रॉफिट में से निकाल के दी जाएगी। एंड सेम गोस फॉर बोनस एज वेल, कि भाई बोनस भी माइनस हो रहे हैं, प्रॉफिट फॉर ईयर में से निकाल के दिए जाएंगे। एंड वंस यू हैव एप्रोप्रिएटेड द प्रॉफिट्स अमंग ऑल द डिफरेंट मैनर। अच्छा, हर सवाल में जरूरी नहीं है कि पांचों की पांचों चीजें आए। बोनस कमीशन तो बड़ा रेयरली आता है। ठीक है, नॉर्मली यू सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एंड मैक्सिमम आपका सैलरी आ जाता है। इससे ज्यादा बोनस कमीशन आ सकता है, एंड यू शुड नो कि भाई ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन आता नहीं है। तो वंस यू हैव एडजस्टेड the amounts in the appropriation account for all these relevant element, जो अब आपने प्रॉफिट फॉर ईयर में से लेट्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कराया, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस, सैलरी माइनस, कमीशन माइनस, बोनस माइनस, ये जो फाइनल में आपके पास अमाउंट बची है ना, इन सबको प्लस माइनस करा के, दैट इज द रेजिडुअल प्रॉफिट। ये वो बचा हुआ प्रॉफिट है जो कि पार्टनर्स के दरमियान में क्या होगा, जो कि पार्टनर्स के दरमियान में शेयर कर दिया जाएगा। और किस रेशियो में शेयर किया जाएगा? इट विल बी शेयर्ड अमंग्स दी पार्टनर्स whatsoever their profit and loss sharing ratio is। अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं है तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1890 we will distribute the profits then equally among all the partners।
That's how you make a appropriation account. After making the, अच्छा फिर appropriation account में जब सारा प्रॉफिट बच जाएगा ना तो इधर कुछ बचेगा नहीं भाई। रेजिडुअल प्रॉफिट लेट्स से बचा 30,000, 30 और लेट्स से तीनों पार्टनर्स का इक्विवेलेंट शेयर था तो सबको 10-10,000 मिल गया। तो भाई अब कुछ बचा थोड़ी, सबका सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना पार्टनर्स के दरमियान में, कुछ बचा ही नहीं आपके पास। तो आपका एंड में अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट फॉर ईयर से स्टार्ट हुआ था, एंड में आते आते सारा बैलेंस निल हो जाते हैं क्योंकि आपने सारे प्रॉफिट उठा के दोबारा पार्टनर्स के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए हैं। Now, how do we make a current account? This is something which is being asked in the exam a lot. Current account बना दे। अच्छा करंट अकाउंट कैसे बनेगा? करंट अकाउंट मैंने आपको बताया एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपको बताता है कि कितना पैसा आपको पार्टनरशिप से मिलना है या कितना पैसा आपने पार्टनरशिप को पे करना है। अच्छा अब अगर तो आपको पार्टनरशिप से पैसे रिसीव होने हैं, ठीक है, तो द पार्टनर्स करंट अकाउंट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट, सुनिएगा इसको। अगर तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई पार्टनर को पार्टनरशिप से पैसे मिलने हैं तो फिर पार्टनर का करंट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। लेकिन अगर पार्टनर ने कुछ ज्यादा ही एक्सेसिव विड्रॉल्स ले लिए हैं और अब नौबत ऐसी आ गई है कि पार्टनर ने पार्टनरशिप को पैसे, इसमें जो पार्टनर का होगा वो डेबिट क्रेडिट कहते हैं। और डेबिट कहते हैं क्योंकि इस केस में पार्टनर को पार्टनरशिप से पैसा रिसीव होना है। डेबिट को नेगेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इस केस में पार्टनर ने पार्टनरशिप को पैसे पे करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने दिमाग में रखनी है। अगली बातें आसान है। क्यों आसान है सर? भाई अगली बातें सिर्फ ये है कि जो पैसा उसको ड्यूरिंग द ईयर, यानी जो आपने ऊपर अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था और आपने लिखा कि भाई जनाब जो साइमन है उसको 10,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, उसको 5,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, 2,000 रुपए का कमीशन मिलेगा, इसी तरीके से 2,000 रुपए का बोनस मिलेगा। तो जो जो चीजें आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लिखी थी कि इस पार्टनर को मिलनी है, आप करंट अकाउंट के अंदर वही चीजें लिखोगे। तो लेट से आफ्टर द बैलेंस बीडीए आ गया आपका, ठीक है, अगर क्रेडिट है पॉजिटिव है तो क्रेडिट, नेगेटिव है तो सर डेबिट। करंट उसके बाद अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट बेटा आपको ये बताते हैं कि किसी भी पार्टनर को एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम पार्टनरशिप से कितना पैसा या तो रिसीव करना है या कितना पैसा पार्टनरशिप को पे करना है। तो सही। अच्छा रिसीव क्यों करना होगा? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जो प्रॉफिट्स हुए हैं, जो सैलरी है, जो कमीशन है, जो बोनस है, वो सब पार्टनर को रिसीव ही तो होना होता है। तो दैट्स व्हाट यू शो इन करंट अकाउंट, क्योंकि अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है और वो सारी चीजें रिकॉर्ड किधर हो रही है? वो सारी चीजें करंट अकाउंट में रिकॉर्ड हो रही है कि भाई यहाँ पे इतना पैसा पार्टनर के पास पड़ा है, वो जब चाहे पार्टनरशिप से निकाल सकता है बिकॉज इसके ऊपर पार्टनर का हक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अब ये पार्टनर का हक है, तो ये पार्टनर के किस करंट अकाउंट में किधर रिकॉर्ड किया जा रहा है? क्रेडिट साइड में। सिमिलरली सैलरी पार्टनर को रिसीव होनी है भाई, तो जो जो चीजें पार्टनर को पार्टनरशिप से रिसीव होनी है या मिली हैं अंडर द एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो सारी की सारी चीजें करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी। तो सैलरी देखो, जिस जिस पार्टनर को सैलरी मिली क्रेडिट पे आ गया, जिस जिस पार्टनर को बोनस मिला क्रेडिट पे आ गया, जिस जिस पार्टनर को इसमें कमीशन मिला क्रेडिट करंट पे आ अकाउंट में गया। सारे पार्टनर्स का दिखाते हैं। सारे सारे बिल्कुल बिल्कुल सारे पार्टनर्स को दिखाते हैं। सो यू कैन सी सही। के भाई डेबिट पे भी साइमन राज कुलजीत और क्रेडिट पे भी जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके नाम आएंगे। देन जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो भी क्रेडिट पे आएगा क्योंकि ये भी अगेन पार्टनर का हक है, उसको मिलेगा। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज जो कि देखो स्टार बना के मैंने लिखी हुई है, इसको मैं हाईलाइट भी डिफरेंट कलर से कर देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन। जहाँ पे अब तुम्हें चीखना चाहिए था कि सर अब भी आप पीछे बता के आए हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो जनाब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में डालना ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर तो आपने डालना है, आपने कहा कि सीधा सीधा एक्सपेंस में, तो फिर उसका करंट अकाउंट में क्या लेना देना सर? भाई सुनिएगा, जो लोन पार्टनर ने पार्टनरशिप को दिया है दैट इज द लोन गिवन बाय पार्टनर टू द पार्टनरशिप, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बना है, लेट्स से 1 लाख रुपए उसने लोन दिया, उसका 10%, 10,000 रुपए इंटरेस्ट बना। देखिए एज अ एक्सपेंस तो आपने उस 10,000 को हर हाल में इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना ही करना है, ठीक है, जस्ट लाइक एनी अदर इंटरेस्ट एक्सपेंस। लाइक अगर आपने बैंक से भी लोन लिया होता तो वो 10,000 जो भी एक्सपेंस जो इंकर्ड हुआ है वो इनकम स्टेटमेंट में जाता। अब लेकिन आप अगर थोड़ा सा रिकॉल करो तो हमने बात करी थी कि भाई जरूरी थोड़ी है कि जो एक्सपेंस इंकर कर दिया वो पे भी कर दिया जाए। इस तरीके से बैंक से अगर लोन लिया है 1 लाख रुपए का, 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से 10,000 रुपए इंटरेस्ट इंकर हो गया है, तो जरूरी थोड़ी है मैं दूध का धुला थोड़ी हूँ कि जिस दिन इंकर हुआ उसी दिन जाके उसको उसके 10,000 रुपए दे दूंगा। मैं क्यों दूं उसको 10,000 रुपए? आई एम हियर टू मैनेज अ बिजनेस ना, मैं कुछ पेमेंट डिले करता हूँ, कुछ जल्दी करता हूँ। तो लेट से अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया,
इंटरेस्ट इनकम 10,000 रुपए का चार्ज हो चुका है इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन मैं जिस तरीके से बैंक को नहीं पे करता था उसी तरीके से मैंने अभी तक पार्टनर को भी नहीं पे किए हुए, और हो सकता है मैं एक आध महीने में कर दूं लेकिन अभी पे नहीं किए हुए और इंकर्ड हो चुका है वो इंटरेस्ट। तो अब भाई नॉर्मली बैंक लोन के केस में हम क्या करते थे कि भाई बैंक लोन आपने लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट इंकर्ड हुआ हुआ है, और अगर आपने पे नहीं किया हुआ सो दैट इज इंटरेस्ट अक्रूड, and interest accrued was recorded as a current liability in the statement of financial position। बट इस केस में अब इधर क्या है, अब इस केस पे तो मैं जो पार्टनर को, अब यहाँ पे तो लोन पार्टनर से लिया गया है, तो अगर मैंने पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट पे नहीं किया तो क्या इज इट अ करंट लाइबिलिटी? द आंसर इज नो। You cannot record that as a current liability. Rather, you will show it in the current account section of that particular partner जिसने आपको लोन दिया हुआ है। और कब तक शो करोगे? तब तक शो करोगे जब तक वो इंटरेस्ट आप उस पार्टनर को पे नहीं कर देते। जैसे ही आप वो इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर पार्टनर को पे कर दोगे, उसके करंट अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर वाली चीज भी खत्म हो जाएगी। तो भाई क्या बात इंपॉर्टेंट हुई है यहाँ पे, इफ इंटरेस्ट ऑन लोन हैज बीन गिवन बाय पार्टनर, उसका जितना भी इंटरेस्ट का चार्ज है वो इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस तो बाय हमेशा आएगा ही आएगा। अगर अनपेड है, वो इंटरेस्ट आपने अभी तक पार्टनर को पे नहीं किया हुआ, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ योर करंट अकाउंट, और अगर पे किया हुआ है तो उसको कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यही बात स्टार के नीचे भी लिखी हुई है। If interest on loan by the partner is already paid to the partner, then it will not be included in the current account. If it is not yet paid, then only it will be part of partner's current account, but will not be part of accrual's current liability. उसको current liability में as accrual show नहीं करूंगा। Whatsoever it will always be part of income statement as a expense, जो कि मैंने आपको बता दिया कि भाई वो तो incurred हो चुका है, खर्चा तो हो चुका है, पे अब महीने भर बात करो या हफ्ते भर बात करो, that doesn't matter, you should still record it, book it as a expense। तो सर जनाब बैंक देखें, अकाउंट में क्रेडिट पे आने का क्या मतलब? करंट अकाउंट में क्रेडिट पाने का क्या मतलब है? हाँ। करंट अकाउंट में क्रेडिट पाने का मतलब है कि ये वो चीज है, ये वो पैसा है जो कि पार्टनर को पार्टनरशिप से रिसीव होना है। तो आप देखो ना, इधर क्रेडिट साइड पे क्या चीजें आई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव होना है, सैलरी रिसीव होनी है, बोनस रिसीव होना है, ओके। कमीशन रिसीव होना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव होना है, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव होना है। तो तो ये क्रेडिट, सारे पार्टनरशिप के लिए एक्सपेंसेस? नहीं नहीं, एक्सपेंसेस इज नॉट द राइट वर्ड बेटा, अभी मैंने आपको बताया दीज आर एक्सपेंस इज नॉट द राइट वर्ड फॉर क्या आप ये कहोगे पार्टनरशिप के लिए एक्सपेंस है, दीज आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बड़ा वाइडली हुआ है कि भाई पार्टनर को सैलरी भी मिली है, बोनस भी मिला है, कमीशन भी मिला है, फिर उसका प्रॉफिट का शेयर भी, फिर जो रेजिडुअल प्रॉफिट में से बचा वो शेयर भी है, तो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी वाइड हो गई है। लेकिन यू कांट कैटेगराइज इट एज एक्सपेंस। सोल ट्रेडर में तो मसला ही नहीं था ना, जो प्रॉफिट है वो ओनर का है, वो सारा खा ले सारा बचा ले, उसकी मर्जी। यहाँ पे ये है कि अब भाई हर बंदा मेहनत डिफरेंट कर रहा है, हर बंदे का कैपिटल डिफरेंट है, हर बंदे ने रिस्क डिफरेंट लिया है पार्टनरशिप में, हर बंदे का टाइम डिफरेंट लग रहा है पार्टनरशिप में, तो उसके हिसाब से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स भी उसी को अकॉर्डिंगली कंसीडर करते हुए हो रही है। सो द क्रेडिट एलिमेंट्स इन द करंट अकाउंट रिप्रेजेंट के उस पार्टनर को इन इन चीजों की वजह से कितने कितने पैसे रिसीव होने हैं। ऑन द डेबिट साइड द थिंग इज ऑपोजिट। ये वो है कि भाई एक तो चीज ड्राइंग सबसे पहले, अच्छा मैं बता देता हूँ, ड्राइंग तो ये है ना कि भाई कितने पैसे निकाल लिए, ठीक है, ये सारे रिसीव होने, तो उसमें से एक XYZ अमाउंट, जाहिर सी बात है घर चलाने के लिए उसने पार्टनर से निकाल ली होगी, दैट इज ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी रिकॉर्ड होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो ड्राइंग की है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी तो चार्ज करना है, एंड दैट इज समथिंग दैट द पार्टनर्स आर सपोज टू पे टू द पार्टनरशिप एंड नॉट टू रिसीव फ्रॉम द पार्टनरशिप अगेन। तो ये भी किस तरफ आ गया, ये भी डेबिट साइड की तरफ आ गया। एंड इसी के साथ साथ अगर प्रॉफिट के शेयर की जगह एंड में रेजिडुअल लॉस बचे, और वो लॉस जो है वो पार्टनर्स के दरमियान में शेयर हो, तो भाई दिस इज समथिंग नॉट दैट वुड बी रिसीव्ड बाय द पार्टनर, रादर इट हैज टू बी कंपनसेटेड फ्रॉम द पार्टनर। पार्टनर्स उस लॉस को कवर अप करेंगे, एंड हेंस सो लॉस, शेयर ऑफ लॉस भी जो है वो भी आपके डेबिट साइड पे करंट अकाउंट में शो किया जाता है। अच्छा तो दीज अमजद आर भाई, द, जो ड्राइंग्स क्यों डेबिट साइड पे आएंगी? बेटा पैसा निकाल लिया ना, मैं कहता हूँ कि लेट से यहाँ पे टोटल सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन मिला के बन रहा था कि 15,000 रुपए लेट से ये जो साइमन है इसको रिसीव होने हैं, उसमें से साइमन ने उसी साल 10,000 रुपए निकाले हुए भी हैं,
तो अब मैं ये थोड़ी कहूंगा कि क्लोजिंग बैलेंस दिखाते वक्त कि जनाब इसको 15,000 ही मिलना है। क्यों मिलना है भाई 15,000? ठीक है, टोटल इसका हिसाब साल भर में 15,000 का बनता था, लेकिन उसने साल में 10 दफा ड्रॉइंग करके 10,000 रुपए निकाल भी तो लिए हैं। उस 10,000 रुपए को भी तो एडजस्ट करना है ना। पार्टनर ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ साल के एंड पे ड्रॉइंग करता है, पार्टनर तो ज्यादातर मंथली बेसिस पे या बाय मंथली बेसिस पे विड्रॉइंग कर रहे होंगे ना। तो जो ड्रॉल कर उसने विड्रॉल जिस चीज का ले लिया है वो तो सब्ट्रैक्ट होगा ना। हो सकता है वो सैलरी मंथली ले रहा हो सकता है वो सैलरी मंथली ले रहा हो, तो करंट अकाउंट में मैं शो तो उसके पूरे 12 महीने की सैलरी क्रेडिट साइड पे करूंगा। लेकिन अगर उसने 12 के 12 महीने की सैलरी विड्रॉ भी कर ली है तो उसको ड्रॉइंग्स में दिखाना पड़ेगा ना कि भाई ये पैसा वो है जो वो ले चुका है, अब उसके आपने जो है उसको दोबारा से थोड़ी पे करना है। सो दैट इज व्हाई ड्रॉइंग शुड आल्सो बी देयर ऑन द डेबिट साइड। once you have all the elements, जो कि बहुत सिंपल है, so अगर आप इसको conceptually भी देखो, you don't have to memorize anything, literally कोई भी चीज इसमें ऐसी नहीं है जो मैं समझता हूँ कि मैंने ऐसा कहा कि उसको रट लो। बहुत सिंपल सा concept है। anything which the partner is supposed to receive will come on the credit side of the current account. anything which is supposed to be paid by the partner or if it is drawings, so that would come on the debit side of the current account। और फिर इसका बैलेंस आप बैलेंस करोगे, हर पार्टनर का BD/CD हैवियर ऑफ द टू साइड्स अलग अलग कैलकुलेट होगा। तो इफ आई एम वर्किंग फॉर साइमन, मैं पहले इसका डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल करके हैवियर ऑफ द टू साइड्स साइमन के लिए लिखूंगा। देन मैं हैवियर साइड को लोअर साइड से माइनस करा के हैवियर साइड पे बैलेंस BD और लोअर साइड पे बैलेंस CD लिखूंगा। इट इज पॉसिबल कि कुछ पार्टनर्स का बैलेंस BD क्रेडिट पे और CD डेबिट पे आ रहा हो, और कुछ का बैलेंस BD डेबिट पे और CD जो है वो क्रेडिट पे आ रहा हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो साइमन और राज का बैलेंस BD जो है वो क्रेडिट पे आ रहा है, जबकि कुलजीत का बैलेंस BD जो है वो डेबिट पे आ रहा है, रिप्रेजेंटिंग के भाई साइमन और राज को पार्टनरशिप से पैसे मिलने हैं, बट कुलजीत ने जो है वो पार्टनरशिप को पैसे देने हैं। और उसका सोल पर्पस यही होता है कि आपने, कुलजीत है उसने एक टाइम पे एक्सेसिव विड्रॉल लिया हुआ है जो कि उसने अभी तक दोबारा पार्टनरशिप को पे नहीं किया हुआ। तो जब तक वो पे नहीं करेगा उसका करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव ही रहेगा। So that's how you make a current account। ये बहुत ज्यादा जो है वो टेस्ट होता है। कैपिटल अकाउंट इज नो मोर अ पार्ट ऑफ AS सिलेबस। SOFP बिल्कुल सेम तरीके से बनेंगे, जस्ट लाइक एनी अदर SOFP। नॉन करंट एसेट सेक्शन भी सेम होगा, करंट एसेट सेक्शन भी सेम होगा। इक्विटी के अंदर बस फर्क आएगा। अब ये देख रहे हो, इक्विटी के अंदर आप पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखोगे कि साइमन ने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसकी कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है, राज का कितना है, कुलजीत का कितना है, और उनका टोटल आ जाएगा। एंड देन एट लास्ट उनके करंट अकाउंट्स के अंदर जो बैलेंस पड़ा हुआ आप उसको रिकॉर्ड करोगे। तो हमारे पास इस केस में जो एग्जांपल चल रही है तो इसमें आप देखो ना, तो एक पार्टनर का बैलेंस करंट अकाउंट बैलेंस डेबिट पे है, तो उस पार्टनर के करंट अकाउंट बैलेंस को देख लो नेगेटिव रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अगर ये 100 है, ये 50 है और ये नेगेटिव 20 है, तो जो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट विल बी 100 + 50 150 - 20 दैट वुड बी 130। एंड दैट इज व्हाई अर्लियर सेड के a debit balance in the current account represents a negative balance, and that is the reason why is it a negative balance। and then afterwards ये सिर्फ एक different part था SOFP का। other than that आपका current liability, non current liability, everything else is same, it's just the equity section जिसके अंदर आप partners के capital account के closing balances और current account के closing balances लिख दोगे। अगर current account credit side पे balance BD आ रहा है तो positive balance, debit side पे आ रहा है तो negative balance, and over here you will be done। these are the अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दी टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप के हमें ये चीजें करनी होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं आता, ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन नॉर्मली कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड। ठीक है, एज फार एज एस लेवल इज कंसर्न। पहले होता था फ्लक्चुएटिंग, लेकिन अब वो सिलेबस से निकल गया है। सो एज फार एज कैपिटल अकाउंट इज कंसर्न इट्स नॉर्मली फिक्स्ड। और लास्ट में फिर आपके पास आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन व्हिच विल बी मेड इन द नॉर्मल मैनर एक्सेप्ट फॉर द इक्विटी सेक्शन। कोई सवाल तो बताएं आप। सर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है मतलब? कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है नहीं कि उसके अंदर ज्यादा कोई मूवमेंट आ नहीं रही होती। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक वजह से मूवमेंट आएगी, वो ये है कि भाई पार्टनर जो है वो एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, दैट इज। इसके अलावा कोई मूवमेंट उसके अंदर नहीं आती। ठीक। अच्छा, अगर